गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडेंकल ए जेई की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक जा रही है? चलिए ठीक है। चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग। हम लोग कंक्रीट चैप्टर कवर कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में, और जिसमें हमने जो है 17 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और जिसमें लास्ट में चल रहे हैं हम लोग कंक्रीट में पूरा प्रॉपर तरीके से कवर कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा हैं। ये कंटेंट पूरा का पूरा कवर्ड है, कहीं से भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा है। लेकिन आप जानते हैं एसएससी जेईई में बहुत ज़्यादा आता है बिल्डिंग मटेरियल, इसलिए सारी चीज़ें कवर करके दे रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे मत। ये मत बोल पाओ आप कि सर ये क्वेश्चन मेरा छूट गया, ठीक है? तो इसलिए कवर किया जा रहा है। प्रॉपर तरीके से कवर करोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपका। तो ये है शपथ बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीट चैप्टर चल रहा है, जो कि कवर किया जा रहा है मेरे द्वारा, रवि प्रताप राव। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, टाइम को वेस्ट ना करते हो। बस एक काम कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कर दीजिए सेशन को, लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो कंक्रीट चैप्टर में कल जो हमने क्लास लिया था, उसमें कल तक के क्लास में सारी चीज़ें कवर हो गई, जितने भी टेस्ट थे। अच्छा, एक टेस्ट बस बचा है, स्ट्रेंथ। तो आज तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कल स्ट्रेंथ टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद से कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। दो चीज़ें मेनली बची हुई। तो कल के क्लास में हमने एडमिक्सचर कवर कर लिया, और एडमिक्सचर बहुत कम समय में बहुत अच्छा सा बता दिया आपको, और उसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा आपका, तो बस वहाँ ध्यान देंगे, आपका काम हो जाएगा। अभी की बात करें, हम लोग प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट को कवर करने जा रहे हैं, यानी कंक्रीट का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट आप बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स कवर होने जा रहे हैं। तो ये स्टेप्स प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप जब जहां पे भी साइट पे काम करने जाएंगे तो सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे प्रैक्टिकली, और वैसे भी यहाँ से एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करके आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा ढंग से समझेंगे। प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट या फिर आप इसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर बात यह है कि क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करोगे, अगर कंक्रीट बनाना है तो आप क्या करोगे? सारे इंग्रेडिएंट लोगे कंक्रीट के, सीमेंट लोगे, वाटर लोगे, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, एडमिक्सचर, जितने भी सारे इंग्रेडिएंट हो, सारे के सारे क्या करोगे? मिक्स करोगे। एडमिक्सचर तो बाद में मिलाया जाता है जरूरत पड़ने पे, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं मिलाएंगे। तो इनको मिक्स करोगे आप, यानी दूसरे स्टेप पे आ गए। तो बैचिंग क्या हुआ, जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनको मेजर करने का जो तरीका होता है बैचिंग होता है। उसके बाद से सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स किया जा रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मिक्सिंग। मिक्स करने के बाद वो जो कंक्रीट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वहीं पे यूज होगा, थोड़ा आगे चल करके किसी साइड पे भेजना पड़ सकता है, तब उसे भेज रहे हो तो उसे क्या बोल दे रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद से क्या कर रहे हो? कंक्रीट को प्लेस कर रहे हो आप, प्लेस कर रहे हो जहां पे भी स्लैब, बीम, जिसके रूप में भी प्लेस करना है, दैट इज प्लेसिंग। उसके बाद से क्या करोगे आप? कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्ट करोगे। कॉम्पैक्शन क्यों कर रहे हैं? एयर वर्ड्स को रिमूव कर रहे हैं। एयर वर्ड्स को क्यों रिमूव कर रहे हैं? ताकि प्रॉपर तरीके से होमोजेनियस स्ट्रक्चर बन सके, स्ट्रेंथ अच्छा मिले, वर्ड्स को रिमूव करोगे तो। उसके बाद से फिनिशिंग करेंगे, यानी जो इरेगुलर सरफेस क्रिएट हुआ है उसको हटा देंगे, रेगुलर सरफेस में कन्वर्ट कर देंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज फिनिशिंग। उसके बाद से लास्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा? क्वेरिंग होगा। अब क्वेरिंग क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे अब। तो ये टोटल अगर देखा जाए तो 7 स्टेप्स हैं, एक एक करके हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप उठाते हैं हम लोग, बैचिंग। तो चलिए बैचिंग को समझते हैं हम लोग। व्हाट इज बैचिंग? डेफिनेशन भी लिख दिया है हमने, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसे नोट करके दे दिया है। तो क्या है बैचिंग? द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज बैचिंग। जो भी इंग्रेडिएंट है उनको मेजर करने के तरीके को आप क्या बोल दे रहे हो? बैचिंग बोल दे रहे हो। अब देखो दूसरा पॉइंट पढ़ लो, फिर बैचिंग को और अच्छे से समझते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इक्विपमेंट शैल बी विद इन ±2% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बीइंग मेजर्ड। एंड अब सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखना, ±2% जो है एक्यूरेसी लेते हैं किसके लिए? क्वांटिटी ऑफ किसके लिए? इक्विपमेंट के लिए जो यूज किया जा रहा है। और ±3% लेंगे किसके लिए? क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, एडमिक्सचर एंड वाटर बीइंग मेजर्ड। ये ध्यान रखिएगा।
ये दोनों ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देते हैं। ठीक है, ये तो याद करने वाली बात हो गई। अब बैचिंग कर रहे हो यानी क्वांटिटी को मेजर करने जा रहे हो। क्वांटिटी को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। इसको मेजर करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है क्या वे बैचिंग, एक होता है आपका वे बैचिंग। सो इट कैन बी डन बाय टू वेज। फर्स्ट वन इज वे बैचिंग। वे बैचिंग बोला जाता है जिसमें वेट वाइज लेते हैं हम लोग, तो इसे वे लिखते हैं, वे बैचिंग। और दूसरा होता है इसमें वॉल्यूम बैचिंग। नाम से क्या पता चल रहा है, इसमें वेट वाइज लेंगे आप, यानी जितने भी इंग्रेडिएंट मेजर करेंगे वो वेट वाइज होंगे, और इसमें जो मेजर करेंगे वो वॉल्यूम वाइज होंगे, ये वॉल्यूम वाइज होंगे। क्लियर, ये वॉल्यूम वाइज होंगे। अब वेट वाइज वॉल्यूम वाइज देखिए, बल्किंग ऑफ सैंड इसीलिए मैंने आपको पहले कवर करके दे दिया। बल्किंग ऑफ सैंड में क्या हो रहा था, यानी एक तरीके से देखा जाए तो सीमेंट, वाटर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ये सारी चीजें थी। तो एग्रीगेट के अंदर वाटर डालने पर उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा था, जिसके अंदर भी ये देखने को मिला कि कोर्स एग्रीगेट के अंदर वॉल्यूम चेंजेस कम दिखते हैं इन कंपैरिजन टू फाइन एग्रीगेट। यानी फाइन एग्रीगेट के अंदर वॉल्यूम चेंजेस ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और वो भी ज्यादा अमाउंट में, आपको अमाउंट भी बताया था 18 से 38% तक वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए, अगर मैं सारे इंग्रेडिएंट वॉल्यूम वाइज लूंगा तो क्या पता फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम ज्यादा हो रखा हो, उस टाइम पे बल्किंग हो रखी हो, तो उस कंडीशन में एक्चुअल अमाउंट जो ले रहे हो आप, वो जो मेजर करना चाहिए था उससे कम ले रहे हो, अगर बल्किंग हो रखा है तो। अच्छा, ये प्रॉब्लम किस में दिखेगी? वॉल्यूम बैचिंग में ही दिखेगी। क्या वेट बैचिंग में दिखेगी? नहीं, क्योंकि उसमें तो वेट वाइज ले रहे हो आप, और जब वेट वाइज लोगे तो वॉल्यूम बढ़ा हो घटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए बोला भी जाता है कि वॉल्यूम बैचिंग कब प्रेफर किया जाता है और वे बैचिंग कब प्रेफर किया जाता है। देखिए, अगर आपको छोटे मोटे कामों में यूज करना है फॉर स्मॉल जॉब्स, तो कौन सा प्रेफर करोगे आप? वॉल्यूम बैचिंग प्रेफर करोगे, लेकिन अगर आप बड़े काम कर रहे हो फॉर बिगर जॉब्स मतलब मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वहां पे वॉल्यूम बैचिंग नहीं करते हो, वहां पे कौन सा करोगे? वे बैचिंग। अब इसमें एक और चीज है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्मॉल जॉब्स में केवल वॉल्यूम बैचिंग यूज होगा, वे बैचिंग भी यूज हो सकता है अगर ऑप्शन है आपके पास तो। यानी अगर दोनों ऑप्शन है तो प्रीफर हमेशा तो वे बैचिंग ही होगा, प्रीफर हमेशा वेट वाइज ही करोगे आप, वॉल्यूम वाइज नहीं करोगे। लेकिन वॉल्यूम वाइज यूज कर सकते हो छोटे मोटे कामों में, ये चीज है। लेकिन बिगर जॉब्स में, बड़े कामों में, जैसे मान लीजिए नॉमिनल मिक्स में बात करें, तो नॉमिनल मिक्स में वॉल्यूम बैचिंग भी यूज कर लो, वेट बैचिंग जो अवेलेबल है यूज कर सकते हो। हालांकि अगर वेट बैचिंग अवेलेबल है तो इसे प्रीफर करोगे। लेकिन अगर आप डिजाइन मिक्स की बात करोगे, डिजाइन मिक्स में हमेशा कौन सा यूज होगा? वे बैचिंग। तो इस बात को ऐसे और लिख सकते हैं, ये डिजाइन मिक्स में यूज होगा। डिजाइन मिक्स में वॉल्यूम वाइज यूज नहीं कर सकते हैं, और इसका यूज अगर बात करा जाए तो किस में होगा? नॉमिनल मिक्स में। बात समझ में आ रहा है? अब ये बात आती है कि अगर आप वॉल्यूम वाइज जाते हैं ना, वॉल्यूम वाइज अगर मेजर करते हैं तो उसमें एक फार्मा आता है, ये फार्मा होता है। ये फार्मा होता है, फार्मा ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये बिल्डिंग मटेरियल के शॉप पे दिख जाएगा। दोनों साइड से हैंडल होते हैं पकड़ने के लिए, और एक बॉक्स जैसा होगा जिसमें एग्रीगेट को भरा जाता है और उससे मेजर करते हैं। वॉल्यूम वाइज मेजरमेंट होता है। तो वॉल्यूम जो जनरली देखते हैं हम लोग, इसका वॉल्यूम ऑफ फार्मा,
ये क्यों बता रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ फार्मा जो जनरली होता है वो होता है 0.0347 मीटर क्यूब, यानी ये कितना हुआ 35 लीटर, जो कि किसके बराबर है 1 सीमेंट बैग के बराबर। तो इसका वॉल्यूम जनरली हम लोग इतना रखते हैं। अब वॉल्यूम इतना रखते हैं तो इसका डायमेंशन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए मैं आपको ये बात बता, तो डायमेंशन कितना रखा जाए कि वॉल्यूम इतना आ जाए, तो कोई भी डायमेंशन हो सकता है जिनको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर आप देखें तो 27 इंटू 48 सेंटीमीटर रख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद से अगर आप देखें तो रख सकते हैं 40 इंटू 35 इंटू 25, इस तरीके से भी रख सकते हैं, या फिर आप रख सकते हैं 30 इंटू 39 सेंटीमीटर। मतलब आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम कितना आ जाए, 35 लीटर के बराबर आ जाए, ठीक है। तो कैसे कोई भी डायमेंशन आप पुट कर सकते हैं, ये तो मैं रैंडम बताया, और भी आप ले सकते हो जो मर्जी हो, लेकिन ये ध्यान रखेंगे इतना लिया जाता है। ये इसलिए बताया हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, क्लियर। तो इससे वॉल्यूम वाइज मेजर करते हैं, देखा भी होगा आपने बिल्डिंग मटेरियल के शॉप में हैंडल से मेजर कर रहे हैं। हालांकि वहां पे हो सकता है शायद वो फिट के हिसाब से देते हों, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो मैंने आपको बता दी, क्लियर। तो ये था आपका बैचिंग। बैचिंग में क्या है, इंग्रेडिएंट को मेजर करना, बस इतना सा काम है। उसके बाद से अगला स्टेप क्या होगा, जब इंग्रेडिएंट मेजर हो गए हैं तो इनको आपस में क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। तो मिक्स किया जाएगा, डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग इज टू ऑब्टेन होमोजेनियस एंड यूनिफॉर्म कलर कंक्रीट ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ, यानी प्रॉपर तरीके से अगर मिक्सिंग करेंगे तो यूनिफॉर्म कलर मिलेगा, होमोजेनियस पूरा आपका मिक्स रहेगा। तो इसलिए आप जो है मिक्सिंग कर रहे हैं, तो मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। वैसे भी समझे हम लोग तो सीमेंट के जो पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। अब एक जगह ज़्यादा सीमेंट और एक जगह कम, तो फिर वो प्रॉपर होमोजेनियस मिक्स नहीं बन पाएगा। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहते हैं तो मिक्सिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। अब मिक्सिंग सही होनी चाहिए, इसके लिए अगर बात करा जाए तो IS 456 जो सजेस्ट करता है हमें मिक्सिंग टाइम, वो 2 मिनट होना चाहिए, ठीक है। अब मिक्सिंग जो कर रहे हैं आप, फिर से एक दो बातें और ध्यान दे दें यहाँ पे। तो मिक्सिंग जो करी जाती है वो 2 टाइप से कर सकते हैं। मिक्सिंग जो है 2 टाइप से कर सकते हैं, एक होता है हैंड मिक्सिंग और एक होता है आपका मशीन मिक्सिंग। हैंड मिक्सिंग, मशीन मिक्सिंग, ठीक। अब हैंड मिक्सिंग मशीन मिक्सिंग में क्या है, मैनुअली कर रहे हो, मैनुअली फिर वही बात, छोटे मोटे अगर काम है, छोटा मोटा जगह है, कम अमाउंट में अगर कंक्रीट है तो हैंड मिक्सिंग कर सकते हैं। लेकिन मशीन मिक्सिंग करने के लिए प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए, मशीन मिक्सिंग कर रहे हैं तो बड़े प्रोजेक्ट पे यूज कर सकते हैं इसको। हैंड मिक्सिंग में क्या होता है, एक चीज और जान लें हम लोग। हैंड मिक्सिंग में क्या होता है कि आपको जो सीमेंट होता है वो एक्स्ट्रा लेते हैं हम लोग, कितना 10% एक्स्ट्रा सीमेंट लेते हैं, 10% एक्स्ट्रा सीमेंट लेते हैं। क्यों, ताकि ये प्रॉपर तरीके से इसमें मिक्सिंग नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से पार्टिकल वहां तक पहुंच जाए, इसलिए आप हैंड मिक्सिंग की बात कर रहे हैं अगर, तो 10% एक्स्ट्रा सीमेंट लेंगे। मशीन मिक्सिंग में बात करी जाए, इसमें तो प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग हो रही है तो एक्स्ट्रा सीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। इसमें जो मिक्सिंग होती है वो किस में करते हैं आप, मिक्सर में करते हैं। अब मिक्सर में कर रहे हैं आप, तो मिक्सर जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मैं कुछ नाम लिखूं अगर, तो एक होता है टिल्टिंग मिक्सर, थोड़ा बहुत आइडिया दे दे रहा हूं आपको, ये प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है नॉन टिल्टिंग मिक्सर, और तीसरा होता है रिवर्स मिक्सर, रिवर्स मिक्सर। इस तरीके के मिक्सर होता है। इसमें टिल्टिंग वाला तो आप देखे भी होंगे, ये ऐसे ड्रम जैसा होगा, अंदर से खाली होगा, एक ऐसे टिल्ट रहता है, इसमें ऐसे टिल्ट रहता है, इसमें डाला आपने इंग्रेडिएंट, ये रोटेट करेगा, मिक्सिंग करेगा, मिक्सिंग करने के बाद इसे निकाल देगा, ये टिल्टिंग मिक्सर हो गया। नॉन टिल्टिंग, जिसमें ये टिल्ट नहीं होगा, बस बाकी रोटेशन के साथ मिक्सिंग होगी। रोटेशन के साथ मिक्सिंग तो सब में होगी, तो रोटेशन की बात ही पहले कर लो। रोटेशन के साथ तो मिक्सिंग सब में होगी, तो रोटेशन सब में कितना दिया जाता है, रोटेशन 20 राउंड पर मिनट, 20 राउंड पर मिनट। रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में भी रोटेशन की ही बात होगी।
ऐसे रोटेशन हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है। जो मिक्सिंग कंप्लीट होगी वो जो रोटेशन होगा रिवर्स हो जाएगा और वहां से अपने आप जो है एक ओपनिंग होगा, वो खुल जाएगा, वहां से कंक्रीट निकलने लग जाएगा। इसे बोलते हैं रिवर्स मिक्स। रिवर्स मिक्सर एक्चुअली ऑटोमेटिक टाइप के जो बैचिंग प्लांट होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं जनरली, क्योंकि ये उसी में यूज करने लायक है भी। तो रोटेशन जो होगा 20 राउंड पर मिनट होगा और आपको मिक्सिंग टाइम मैंने बता ही दिया 2 मिनट। तो ये मिक्सिंग की पूरी कहानी। कहीं कोई कंफ्यूजन? कहीं कोई कंफ्यूजन? कमेंट देख लिया जाए एक बार मेरे में लाइव। अच्छा ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं हम लोग। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन। कंक्रीट मिक्स हो गया, अब मिक्स होने के बाद साइड पे पहुंचाना भी तो है आपको, तो साइड पे पहुंचाया जाएगा। साइड पे पहुंचाने के तरीके आपके पास बहुत सारे हैं। मान लीजिए यहीं बगल में काम हो रहा है, तो यहां से यहां तक कंक्रीट लाने के लिए आप पैन का यूज कर सकते हैं। आप पैन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? बगीज का यूज कर सकते हैं। बगीज का यूज कर सकते हैं। बगीज जो है दोनों टाइप के आते हैं, हैंड बगीज भी आते हैं और मोटर बगीज भी आते हैं। हैंड बगीज भी आते हैं, मोटर बगीज भी आते हैं। नहीं होता है जो कूड़ा उठाने जैसा दिखता है आपको, तो उसे बगीज बोलते हैं। उसमें कंक्रीट भरा और ले जाकर के रख सकते हैं आप। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है और बताइए? ट्रांजिट मिक्सचर एक आता है, उसके थ्रू भी कंक्रीट को पहुंचाया जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक। ट्रांजिट मिक्सचर, ट्रांजिट मिक्सचर वो ट्रक जैसा होता है, पीछे जो है वो रोटेट भी होता रहता है। रोटेशन क्यों कराते हैं? ताकि रास्ते में सेट ना हो जाए। जनरली वो 7 मीटर क्यूब का आता है, फिलिंग उसमें हालांकि 6 मीटर क्यूब होता है। साइज तो अलग अलग आते हैं, लेकिन जो जनरल यूज होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ट्रांजिट मिक्सचर होता है, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। टावर क्रेन के थ्रू कर सकते हैं। टावर क्रेन भी देखा होगा आपने, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है उस पर टावर क्रेन लगा रहता है। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं? और क्या यूज कर सकते हैं? एक होता है बकेट क्रेन भी बोला जाता है। बकेट क्रेन का मतलब क्या हुआ कि इसे क्रेन के थ्रू एक बकेट जैसा असेंबली होगा, उसे उठा करके उसके अंदर कंक्रीट रख करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो बहुत सारे सिस्टम हैं जिनके थ्रू कर सकते हैं। और क्या तरीके हो सकते हैं? चलिए आगे और बताइए। एक हो सकता है पंपिंग के थ्रू कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, पंपिंग। या फिर एक और तरीका हो सकता है क्या? बेल्ट कन्वेयर के थ्रू। शायद ये थोड़ा ना समझ में आ रहा हो तो मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं। पंपिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पाइप है, ये पाइप है, अब यहां से कंक्रीट आया, ठीक है, तो कंक्रीट ऐसे जाएगा। अब यहां से आप जो है प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, या कंक्रीट एक प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, तो पाइप में जो है अपने आप जो है कंक्रीट ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। इस मेथड को बोला जाता है पंपिंग। या फिर एक हो सकता है क्या? बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर जनरली जो है पुलीस पे वर्क करता है, ऐसे करके रहेगा। ये बेल्ट है जो सामने से ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसका कुछ विड्थ भी होगा। तो कंक्रीट यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ से कंक्रीट जो है ट्रांसपोर्ट होते हुए यहाँ पे आएगा। फिर ये नीचे वाला हिस्सा जो होगा ये खाली हो जाएगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअस जो है आपको कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन मिलता रहेगा। तो एक चीज और जान लीजिए आप, अगले पेज पे बता देता हूं, ये जानकारी जो है रख लीजिए। बेल्ट कन्वेयर जो होता है, आपसे अगर पूछेगा कि कंटिन्यूअस अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है, कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्टेशन करना है कंक्रीट का, तो कौन सा मेथड ज्यादा सही रहेगा? तो बेल्ट कन्वेयर ज्यादा सही रहेगा। तो कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट अगर आपको करना है तो इसके लिए कौन सा यूज करोगे? बेल्ट कन्वेयर। दूसरा अगर बात करा जाए, दूसरा अगर मैंने बोला पंपिंग की बात करी, पंपिंग में एक दो चीजें और जान लीजिए। पंपिंग के थ्रू अगर आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो इससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जनरली जो कवर करते हैं, करने को और ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं आपको स्टैंडर्ड वैल्यू जो बता रहा हूं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, 400 मीटर तक कवर किया जाता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन यही रहेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वर्टिकल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये होता है 50 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, बेल्ट कन्वेयर में स्लम्प वैल्यू अलग होगा और
पंपिंग में स्लम वैल्यू अलग होगा। अगर पंपिंग की बात करी जाए तो इसमें स्लम वैल्यू अगर बात करी जाए, पंपिंग में स्लम वैल्यू अगर बात करी जाए तो थोड़ा सा पंपिंग की बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हैं, बेल्ट कन्वेयर में थोड़ा कम रखा जाता है। तो स्लम वैल्यू क्या होता है, वर्कबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 75 से 100 मिलीमीटर तक, और यहाँ पे बात करें अगर तो स्लम वैल्यू जो लिया जाता है वो 50 से 75 मिलीमीटर लिया। ठीक बात, सारी जानकारी मिल गई आपको ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, सारी जानकारी इंपॉर्टेंट भी है और जल्दी मिलेगा नहीं, इधर उधर सब इकट्ठा दे रहा हूं, नोट कर लो कहीं। चलो अब नेक्स्ट क्या है, जब ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा दिए कंक्रीट को तो अब कंक्रीट को रखना है। अब कंक्रीट को स्लैब पे अगर रखना है, स्लैब पे रखना है, हाँ है टीसी कैट करियर, अच्छा चलो ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, प्लेसिंग की। अब प्लेसिंग में क्या है कि कंक्रीट को रखना, मान लीजिए स्लैब है तो कंक्रीट को ऐसे गिराया जाएगा, तो उसमें क्या देखोगे, हाइट देखोगे आप, हाइट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्लेसिंग के अंदर यही बात बस ध्यान रखनी होती है कि मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट कितना लिया जाता है, तो मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट जो जनरली लिया जाता है, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट कितना लिया जाता है, कितना लिया जाएगा, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब आप क्वेश्चन लगाओगे तो 1 मीटर भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन आईएस कोड के अकॉर्डिंग चलोगे तो 1.5 मीटर। ठीक, अब एक चीज और समझें, क्या समझें कि अगर ये हाइट बहुत ज्यादा होगा तो क्या दिक्कत होगी, कौन सी प्रॉब्लम होगी, कोई बताएगा, कोई बताएगा, इसे नोट करके लिख सकते हैं आप। एक्सेसिव हाइट फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, रिजल्टिंग इन बहुत ज्यादा हाइट से अगर गिराओगे तो क्या होगा, एकदम सही, रिजल्टिंग इन सेग्रीगेशन। और सेग्रीगेशन क्या है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। देखो आने लग गया इसका रिप्लाई, अब यही चलेगा, अब यही चलेगा फिक्स टाइम। मैंने जानबूझ के ये रखा है क्योंकि शाम को थोड़ा बिजी हो जा रहा था शेड्यूल, तो इसीलिए मैंने अब इस टाइम रख दिया कि इस टाइम खाली रहता हूं मैं। ठीक है, तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। प्लेसिंग में बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ खास ध्यान नहीं रखना है। अब प्लेसिंग के बाद क्या होगा, प्लेसिंग के बाद क्या होगा, कॉम्पैक्शन। अब प्लेस कर लिए कंक्रीट को, अब कॉम्पैक्ट करना होगा। तो कॉम्पैक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एयरवर्ड्स को रिमूव करना है आपको। एयरवर्ड्स को क्यों रिमूव करना है, क्योंकि जनरली ये देखा गया है, जनरली 5 to 6% एयरवर्ड्स अगर बच गए हैं तो ये 30% तक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, रिड्यूसेस 30% स्ट्रेंथ, 30% तक स्ट्रेंथ में कमी ला देते हैं। इसीलिए आपको एयरवर्ड्स को रिमूव करना है। एयरवर्ड्स को कैसे रिमूव किया जाए, कॉम्पैक्शन के थ्रू रिमूव किया जाए। अब कॉम्पैक्शन आप करने जा रहे हो, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जरा कुछ बताइए, आइडिया दीजिए। तो आइडिया अगर लिया जाए इसमें तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले ट्रॉवेल जो आता है, ट्रॉवेल समझ रहे हैं, जो राजमिस्त्री यूज करते हैं, उसके हेल्प से भी आप कई जगह प्रेशर अप्लाई करके उसके अंदर के एयरवर्ड्स को रिमूव कर देते हो छोटे मोटे कामों में। और क्या यूज कर सकते हो आप, टेम्परिंग रॉड के मदद से भी कर सकते हो, टेम्परिंग रॉड के हेल्प से भी कर सकते हो, टेम्परिंग रॉड के हेल्प से भी कर सकते हो। और किसके हेल्प से कर सकते हो आप, और किसके हेल्प से कर सकते हो आप, इसके अलावा आप यूज कर सकते हो वाइब्रेटर। अब देखिए वाइब्रेटर कई सारे हैं, मैकेनिकल वाइब्रेटर है, स्क्रीड वाइब्रेटर है, टेबल वाइब्रेटर है, अलग अलग वाइब्रेटर है, जिनकी मदद से
हाँ, सेग्रीगेशन होते हैं जिसमें पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। वाइब्रेटर में अलग अलग है, जैसे मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैकेनिकल वाइब्रेटर, सॉरी ऐसे लिखते हैं, निडल वाइब्रेटर, निडल वाइब्रेटर, दूसरा स्क्रिड वाइब्रेटर, और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो मेन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, टेबल वाइब्रेटर। अब इसमें से देखा भी है, शायद तीनों देखा होगा आप लोगों ने। टेबल वाइब्रेटर जनरली लैब में मिल जाएगा, आपके लैब में जहाँ पर टेस्ट कर रहे होंगे, वहाँ पे टेबल के ऊपर वाइब्रेट करता है, उस पर छोटे मोटे कामों में यूज किया जाता है। स्क्रिड क्या होता है कि वो वाइब्रेशन के साथ साथ जो एक्सेस कंक्रीट या जो भी इंग्रेडिएंट है उनको हटाते हुए भी चलता है, यानी एक फिनिशिंग भी देते हुए चलेगा। निडल वाइब्रेटर जो है एक पाइप जैसा होगा जिसमें निडल लगा होगा, वो वाइब्रेट करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया कवर करेगा, इसे निडल वाइब्रेटर बोल। क्लियर है? तो ये वाइब्रेटर का यूज कर सकते हैं। और क्या तरीके यूज कर सकते हैं आप? इलेक्ट्रिक शॉक दे करके भी, इलेक्ट्रिक शॉक दे करके भी आप एयरवर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो एयरवर्ड्स को रिमूव करने के बहुत सारे तरीके आपके पास हैं। हाँ, जो ये आता है निडल वाइब्रेटर, उसमें अलग अलग डायमीटर के आते हैं, जैसे बताया इसने 15 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर निडल के आते हैं, निडल लगे रहते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, अलग अलग डायमीटर के आते हैं। चलिए ठीक है, अब आइए कॉम्पैक्शन करने के बाद क्या करना है आपको? फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग के 3 स्टेप होते हैं। फिनिशिंग में क्या करने जा रहा हूँ, इसका काम क्या है? टू रिमूव इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज। अब इरेगुलरिटीज को खत्म करने के हमारे पास तरीके जो है उसमें 3 स्टेप में किया जा सकता है। स्टेप 1 जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग स्टेप 1, इसे बोला जाता है क्या, कोई बताएगा? फिर आता है स्टेप 2 और फिर आता है स्टेप 3। 3 स्टेप होते हैं। सबसे लास्ट में आता है ट्रॉलिंग, इसके पहले आता है आपका फ्लोटिंग, और इसके पहले आता है स्क्रीडिंग। एकदम सही। तो पहला आएगा आपका क्या? स्क्रीडिंग। दूसरा आता है क्या? दूसरा आता है फ्लोटिंग। 3 स्टेप में होता है, स्टेप आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और तीसरा आता है ट्रैवलिंग। तो 3 स्टेप में आप जो है इरेगुलरिटीज को रिमूव करेंगे। जैसे मान लीजिए प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो प्लास्टरिंग भी क्या हुआ? फिनिशिंग ही तो हुआ, तो उसमें भी 3 स्टेप आप फॉलो करते हो। सबसे पहले क्या करते हो? मोटार को अप्लाई करके फिर एक फट्टी जैसा होता है, लकड़ी जैसा, इससे बराबर करते हैं लोग, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई जगह एक्सेस मोटार चला गया है या जहां कम है वो हट जाएगा। सबसे पहले काम होगा, तो उसको क्या बोला आपने? स्क्रीडिंग बोला। उसके बाद से दूसरा स्टेप क्या करना है आपको? उसको करने के बाद अब जगह छूट गए हैं, उन जगहों को भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्लोट का यूज करेंगे। फ्लोट जो होता है लकड़ी, टिम्बर का होगा या स्टील का हो सकता है, उससे बराबर किया जाता है, उसे फ्लोट बोला जाता है। तो उसकी मदद से अगर रिमूव कर रहे हैं तो उसे क्या बोल दिया गया? फ्लोटिंग बोल दिया गया। अब उसके बाद से जो थर्ड होगा, छोटे मोटे जगह और बच गए, वो ट्रैवल जो यूज करते हैं मिस्त्री, उनके मदद से आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे तरीके हो गए। तो स्क्रीडिंग की बात अगर करी जाए, स्क्रीडिंग की बात अगर करी जा रही है, ठीक है, तो इट रिमूव्स हम्स एंड हॉलोज एंड हॉलोज। समझ में आ गई बात? ऐसे नहीं होता है फट्टी जैसा होगा आपका, इससे बोला जाता है स्क्रीड, और इस प्रोसेस को बोला जाता है स्क्रीडिंग। ऐसे फ्लोट में यूज होता है, ऐसे लगा रहेगा, बीच में एक हैंडल लगा रहता है, ऐसे पकड़ के फिर ऐसे बराबर किया जाता है, इसे फ्लोट बोला जाता है, और इस प्रोसेस को फ्लोटिंग बोल दिया जाएगा जिसमें फ्लोट का यूज होगा। तो इट रिमूव्स इरेगुलरिटीज अब बहुत छोटे मोटे बचे हैं, उनको रिमूव कौन करेगा? ट्रॉलिंग। स्टेप वाइज चलेंगे हम लोग। तो इट रिमूव्स इरेगुलरिटीज which is left after floating। ठीक है, आसान से स्टेप्स है, एकदम सही।
चलिए लाइक कर दीजिए सब लोग जितने लोग वॉच कर रहे हैं। ट्रैवल देखा है कि नहीं? ऐसे करके होता है, रफ फिगर बना रहा हूं मैं, ऐसे ट्रैवल होता है। चलिए अब लास्ट स्टेप फिनिशिंग कर लिया आपने। अच्छा एक बात बताएंगे, सारे काम कितनी देर में होने चाहिए? बैचिंग से लेकर के फिनिशिंग तक के सारे काम कितनी देर में होने चाहिए? 30 मिनट अगर ओपीसी है तो, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम। बाकी क्वेरिंग जो होगा ये फाइनल सेटिंग टाइम के बाद होगा। अब क्वेरिंग क्या है, फिर डिफिनीशन पढ़ लीजिए। क्वेरिंग क्या है? क्वेरिंग इज द नेम गिवन टू प्रोसेस विच इज एम्प्लॉयड फॉर एक्टिवली प्रोमोटिंग द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इन अ सुटेबल इन्वायरमेंट इन अर्ली स्टेज ऑफ हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। जब हार्डनिंग हो रहा होता है कंक्रीट का तो उस टाइम पे हाइड्रेशन को प्रमोट करने के लिए आप क्या करते हो? क्वेरिंग करते हो। दूसरा डेफिनेशन नीचे भी है, पहला है, दूसरा डेफिनेशन इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एज पर IS 456 अगर आप पढ़ें तो डेफिनेशन क्या है? क्वेरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट व्हाइल मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी टेम्परेचर रिजीम। मतलब क्या हो रहा है? क्वेरिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि टेम्परेचर भी मेंटेन करो जिस वजह से हाइड्रेशन हो पाए। हाइड्रेशन हो पाए, कंक्रीट के अंदर हार्डनिंग प्रोसेस हो पाए, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ मिल पाए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? क्वेरिंग बोलते हो। अब इसमें जो सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, इसमें मैंने बताया है कि मिनिमम क्वेरिंग पीरियड कितना होता है। IS 456 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेरिंग ड्यूरेशन ऑफ कंक्रीट मस्ट बी एट लीस्ट, कम से कम कितना होना चाहिए? 7 डेज इन केस ऑफ OPC। आगे और पढ़ लें, एटलीस्ट 10 डेज फॉर कंक्रीट विद इन मिनरल एडमिक्सचर और ब्लेंडेड सीमेंट आर यूज। 10 डेज होना चाहिए, 10 डेज से कम नहीं रखना चाहिए अगर इस केस में बात करी जा रही। ठीक है, क्लियर है? आसान सी बात है। तो 7 डेज मिनिमम तो रखना ही रखना है आपको, यानी 7 से 10 दिन ऐसा बोल सकते हैं आप। 7 डेज तो रखना ही रखना है। लेकिन अगर मिनरल एडमिक्सचर और ब्लेंडेड सीमेंट यूज कर रहा है तो 10 दिन रखना चाहिए। अब ये बात होती है कि अगर आपने नहीं किया क्वेरिंग तो क्या होगा? क्वेरिंग अगर नहीं किया तब क्या होगा उस कंडीशन में? उस कंडीशन में देखिए क्या हो सकता है। अगर आप कंपेयर करें, एक मान लीजिए कंक्रीट लिया है आपने और उसकी 28 दिनों तक क्वेरिंग करी, 28 दिनों तक क्वेरिंग करी। एक कंक्रीट है जिसकी 28 दिनों तक क्वेरिंग करी है, और एक कंक्रीट है जो कि ड्राई है जिसकी क्वेरिंग आपने करी ही नहीं। तो दोनों में अगर आप देखेंगे तो लाइफ जो होगी वो डबल हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर देखा जाए तो 25 साल चलेगा तो 50 साल, सीधे लाइफ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो क्वेरिंग करने का फायदा देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो क्वेरिंग जो किया जाता है वो जनरली 5 से 28 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। 5 से 28 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना चाहिए। और कब तक करना चाहिए ये बात मैंने आपको बता दिया है। मिनिमम कितना होना चाहिए? 7 डेज। हालांकि अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम तो आपने बता दिया, चलिए ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्मली कितना किया जाता है, तो नॉर्मल क्वेरिंग पीरियड जो रखा जाता है, नॉर्मल क्वेरिंग पीरियड अगर मैं बात करूं तो वो जनरली 14 से 21 दिन तक रखते हैं लोग। लेकिन अगर आप बेस्ट चाहते हैं तो 28 दिन तक करना चाहिए। अगर बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 28 दिनों तक क्वेरिंग करनी चाहिए। ये तो बात हो गई क्वेरिंग करने के तरीके आपके पास। ठीक है, क्वेरिंग करने के तरीके हो गए। अब बात करा जाए कौन कौन से मेथड्स हैं आपके पास जिनके थ्रू क्वेरिंग कर सकते हैं। तो बड़ा फेमस है, सब लोग देखे होंगे, फैमिलियर होंगे। चलिए नाम बताइए। पहला कौन सा होगा? पॉन्डिंग। पॉन्डिंग देखा है आपने। दूसरा स्प्रिंकलिंग। तीसरा गनी बैग। गनी बैग या जूट बैग नहीं आता है जिसका यूज किया जाता है। चौथा केमिकल, कुछ केमिकल के भी यूज किए जाते हैं, केमिकल क्वेरिंग बोला जाता है जिनको। ठीक है। पांचवा स्टीम क्वेरिंग। बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, थोड़ा समझ भी लिया जाए इनको। सब लोगों को बात समझ में आ रही है? 5 लोग वॉचिंग कर रहे हैं, लाइक एक ही है बस। देखा जाए तो पॉन्डिंग क्या है? पॉन्डिंग मतलब पॉन्ड, तालाब बना देना। ये जनरली किस केस में होगा? स्लैब के केस में होगा। स्लैब या स्टेयर केस या रोड वर्क्स में यूज हो सकता है। चारों तरफ से क्या कर दो, इसको एक बॉर्डर बना दो, चाहे वह आप लीन कंक्रीट का यूज कर लो या मड का यूज कर लो, या बीच में आप जो है फिर से एक सब बाउंड्री भी बना सकते हो, उसमें पानी भर करके छोड़ दो, वो धीरे धीरे उसके अंदर हाइड्रेशन प्रोसेस होता रहेगा। तो इसे पॉन्डिंग बोल दिया आपने।
उसके बाद से एक तरीका क्या है, स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकलिंग छिड़काव किया जाता है। स्प्रिंकलिंग ज़्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं है, ये उन जगहों पे काम आ सकता है जहाँ पे हाइड्रेशन कम हो रहा हो, हीट कम जनरेट हो रहा हो, वहाँ पे स्प्रिंकलिंग का यूज़ कर लेते हैं, जैसे वॉल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं आप। गनी बैग या जूट बैग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर जूट बैग बांध देते हैं, क्योंकि वो हीट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जनरेट करता है और पानी का छिड़काव कर देते हैं, तो अंदर का जो टेम्परेचर होगा स्ट्रक्चर का वो कम रहेगा टेम्परेचर, यानी मेंटेन करके रखेगा बहुत ज़्यादा देर तक, यानी बार बार आपको क्वेरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गनी बैग का फायदा हो जाता है। केमिकल में एक सोडियम सिलिकेट का यूज किया जाता है, सोडियम सिलिकेट कंपाउंड का यूज किया जाता है। अब सोडियम सिलिकेट यूज करते हैं ना, तो ये इसे वाटर ग्लास बोला जाता है, ये वाटर के लेयर के तरीके से काम करता है, वाटर ग्लास बोला जाता है। इसका यूज हम लोग टिम्बर चैप्टर में भी करेंगे। नेक्स्ट स्टीम क्योरिंग, स्टीम देते हैं, और स्टीम का आपको मैंने बताया भी है, सीमेंट के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि क्या फर्क पड़ता है अगर स्टीम करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, तो ये देखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, तो इसका यूज भी उसी बेसिस पे करेंगे हम लोग, यानी उन जगहों पे करेंगे जहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन पहले से स्लो है, उन जगहों पे स्टीम का यूज किया जाएगा, अदरवाइज हर जगह नहीं यूज करेंगे। तभी तो बोला था मैंने कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात करी जाए, हाई एल्यूमिना सीमेंट में यूज नहीं किया जाता स्टीम क्योरिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले से ही हाइड्रेशन तेज है, और आप स्टीम कर दोगे तो और ज़्यादा तेज हो जाएगा हाइड्रेशन, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो इतना भी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नहीं जाना। तो ये हो गई पूरी कहानी किसकी, क्वेरिंग की। तो प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट में शुरू बैचिंग से लेकर के आप क्वेरिंग तक की कहानी को समझ सकते हैं यहाँ से। अब ये हर एक पॉइंट मैंने बता दिया, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है जेईई की तैयारी, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी मिलते हैं कल के क्लास में। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट, जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होगा। इसी टाइम पे मिलेंगे हम लोग 12 बजे फिर से। अब कोई टाइम चेंज नहीं होगा, तो 12 बजे आ जाइएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं कल के क्लास में।